1840 तक इमाम एक दफा फिर तहरीक मज़ाहमत को पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। पूरे दागिस्तान और चेचेनिया में बैक वक्त सैकड़ों छापामार हमले हर वक्त जारी रहते हैं और हजारों रूसी फौजी मुजाहिदीन के ताक़ुब में जो जंगलों में दाखिल होते हैं उनको बाहर निकलना नसीब नहीं होता। मुजाहिदीन की फौज किसी एक रूसी पोस्ट पर हमला करती और उसके बाद बिजली की तेजी से गायब हो जाती और 24 घंटे बाद 50 मील दूर किसी और पोस्ट पर हमला हो रहा होता था। तारीखदान लिखते हैं कि दुनिया की तारीख में कभी किसी फौज ने उन पहाड़ी इलाकों में इतनी तेज हरकत नहीं की जितनी इमाम शामिल के मुजाहिदीन और गुरिल्ला दस्ते किया करते थे। पूरी दुनिया हैरत से दागिस्तान में होने वाली जंगी मुहिम्मात पर गौर कर रही थी। पहली मर्तबा रैग टैग आर्मी ने एक दुनिया की सुपर पावर को घुटनों पर गिरा दिया था। जो गुरिल्ला जंग यहां लड़ी जा रही थी इससे पहले तारीख ने इसकी कोई मिसाल नहीं देखी थी और जो तजुर्बात यहां सीखे जा रहे थे आइंदा आने वाले तमाम वक्तों में उनसे फायदा उठाया गया। रूसी फौज ने वही टैक्टिक्स जो उसने दागिस्तान में सीखी थी अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बदनसीबी कि यह वो वक्त था कि जब रूसी कौम का जवाल शुरू हो चुका था। सोवियत अफगान वॉर में भी अफगान मुजाहिदीन ने भी वही टैक्टिक्स इस्तेमाल की जो उनसे पहले दागिस्तान के मुजाहिदीन कर चुके थे, मगर रूसी फौज दागिस्तान में तो कामयाब हो सकी थी, अफगानिस्तान में उसको शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इमाम शामिल की जंगी हिकमत अमली और गुरिल्ला वॉर इतनी गैर मामूली थी कि उसका अंदाजा सिर्फ एक और मिसाल से कीजिए। रूसियों ने तंग आकर अपने सबसे बड़े जनरल वॉनस्टॉफ को 10,000 ट्रूप्स के साथ इमाम के मरकज दारगो पर कब्जा करने के लिए रवाना किया। दारगो से पहले एक 10 मील का फासला जंगलात में से गुजरता था। रूसी फौज पूरे एतमाद, ओवर कॉन्फिडेंट और इमाम की ताकत का सही अंदाजा नहीं कर सकी और जंगल में दाखिल हो गई। जंगल में उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। इमाम और उनके मुजाहिदीन का यह होम ग्राउंड था। हर दरख्त के पीछे एक मुजाहिद छुपा हुआ और रूसी फौज पे स्नाइपर्स और गुरिल्लाज ने इस तरह हमले करना शुरू किए कि थोड़े ही अरसे में हाल यह हो गया कि पूरी रूसी फौज के हर सिपाही के पास सिर्फ 60 गोलियां बाकी रह गईं। जनरल वॉनस्टॉफ इतना दहशतजदा हुआ कि उसने अपने आप को स्टील के एक डब्बे में बंद कर लिया और पूरी फौज बुरी तरह से पहाड़ों और पत्थरों के पीछे बिखर कर रह गई। उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और राइफलें और मस्केट्स भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। इस डेस्परेट सिचुएशन में इस बुरी तरह रूसियों का कत्लेआम हो रहा था कि मजबूर होकर इनको एक सिपाही पीछे निकालना पड़ा और ग्रोजनी से मदद की दरखास्त करनी पड़ी। इससे पहले कि मदद रूसियों के पास पहुंचती, उनका इतना शदीद नुकसान हो चुका था कि 3 जनरल, 400 के करीब अफसर और 2000 से जायद रूसी सिपाही इस जंगल में काट दिए गए थे। इससे ज्यादा बदतरीन शिकस्त इतने थोड़े अरसे में रूसियों ने इससे पहले कभी नहीं उठाई थी। दारगो की यह शिकस्त रूसी फौज की इतनी बड़ी हजीमत थी कि आज तक रूसी फौज के जंगी तरानों में दारगो को इबरत से याद किया जाता है। इमाम शामिल के हाथ से लगाए हुए जख्म अभी तक रूसी फौज अपने सीने पर महसूस करती है। जार पीटर्सबर्ग में गुस्से से पेचोताप खाता रहा और आइंदा 10 साल तक पूरे दागिस्तान और चेचेनिया में मुजाहिदीन के स्याह परचम लहराते रहे। 1851 में इस जंग की कमांड रूसी जनरल बेरियाटिंस्की के हवाले की गई। यह एक इंतहाई जालिम शख्स था और उसने एक नई हिकमत अमली डिप्लॉय की और उसके मुताबिक तमाम शहरी आबादी का बेदरेक कत्लेआम, उनकी खुराक और पानी के जखीरों पर कब्जा करना और तमाम जंगलात को काटना था कि जिनके पीछे मुजाहिदीन छुपकर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। कई लाख अफराद इस बात पर लगाए गए कि दागिस्तान और चेचेनिया के जंगलात को काटकर साफ किया जाए। जब आरियां खत्म हो गई तो बारूद लगाकर दरख्तों को गिराया जाने लगा। मुजाहिदीन दरख्तों के कटने की वजह से पीछे हटते हुए पहाड़ों पर ऊंचाई की तरफ जाने लगे। वो इस ऑनस्लॉट को रोकने की सलाहियत नहीं रखते थे और आहिस्ता आहिस्ता दागिस्तान और चेचेनिया के इलाके रूसी फौज के कब्जे में जाने लगे जब मुजाहिदीन की पनागाहें कट कट कर खत्म होने लगी। 130 साल के बाद जब सोवियत आर्मी अफगानिस्तान में दाखिल होती है तो यही हिकमत अमली इस्तेमाल करती है जो जनरल बेरियाटिंस्की ने दागिस्तान में इस्तेमाल की थी। रूसी फौज तमाम अफगानिस्तान की आबादी को मुल्क बदर करती है, खुराक और रसद के तमाम वसाइल को तबाह बर्बाद करती है और मुल्क को ताराज करती है।
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گوریلا جنگ کو لڑنے کے چند ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک تو وہ مجاہدین ہوتے ہیں جو بذات خود جنگ کرتے ہیں، پھر ان کو ایک محفوظ بیس ایریا چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں، اور تیسرا ان کو ایک باقاعدہ سپلائی لائن چاہیے ہوتی ہے. اور ان سب چیزوں کے ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں اور بچے ایک محفوظ مقام پر ہوں. اس صورتحال میں گوریلا جنگ بہت اچھی طرح لڑی جا سکتی ہے. افغانستان میں یہ تمام ایڈوانٹیجز مجاہدین کو تھے روسیوں کے خلاف. مہاجرین ہجرت کر کے افغانستان کو خالی کر گئے، لہذا عورتوں اور بچوں کے مرنے کا کوئی خوف نہیں تھا. پاکستان سے سپلائی لائن کھلی ہوئی تھی، بیس ایریاز پاکستان میں تھے، اور پھر مجاہدین اس قابل تھے کہ روس کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑ سکتے. ان میں سے کوئی بھی ایڈوانٹیج امام شامل اور ان کے قبیلے کو داغستان اور چیچنیا میں نہیں مل سکا تھا. پوری دنیا سے کسی قسم کی کوئی کمک، سپلائیز اور امداد اس علاقے میں نہیں پہنچ پا رہی تھی. شہری آبادی انہی علاقوں میں تھی جہاں پر جنگ ہو رہی تھی اور براہ راست روسی توپوں کی زد میں تھی. اس نئے جنرل نے آنے کے بعد جو اسٹریٹجی ڈپلوائے کی وہ بے دریغ قتل و غارت اور تباہی و بربادی تھا. سینکڑوں گاؤں جلا دیے گئے، ان کے خوراک اور غلے کے تمام ذخیروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور جب درختوں کو کاٹ کر بیس ایریا بھی مجاہدین کا ختم ہو گیا تو اب مجاہدین کے پاس ایک ڈیسپریٹ سچویشن میں اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ یا تو شہادت اختیار کریں یا پھر ہتھیار ڈال دیں.